अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज की इस वीडियो में सीएसएस क्रिमिनोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का क्रिमिनोलॉजी का, उसके जो पहली हेडिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अगर हम समझ लेते हैं तो पूरी क्रिमिनोलॉजी अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है और ये कॉन्सेप्ट्स जगह-जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसकी डेफ़िनेशन से शुरू करते हैं, इसके मीनिंग से शुरू करते हैं, इसके स्कोप को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो वर्ड है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, क्रिमन और लॉजी। क्रिमन का मतलब है एक्यूज़ेशन, ठीक है? किसी को ज़िम्मेदार ठहराना और लॉजिया स्टडी ऑफ, ठीक है जी? तो ये जो क्रिमन वर्ड है इसका पहला वो है लैटिन वर्ड, ठीक है? लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये और लॉजिया ग्रीक टर्मिनोलॉजी है और इसलिए इसको ये कहा जाता है कि द क्रिमिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम, ठीक है जी? आगे चलते हैं, ये टर्म इंट्रोड्यूस किसने की? रिफ़ैलो ग्रिफ़ैलो ने 1885 में इस टर्म क्रिमिनोलॉजी को क्रिमिनोलॉजिया कह के इंट्रोड्यूस करवाया और ये जो रिफ़ैलो ग्रिफ़ैलो थे, ये एक इटालियन थे और इन्होंने जब इस टर्म को जब यूज़ किया तो इन्होंने इसको कहा क्रिमिनोलॉजिया। ओके, तो इसके बाद फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर पॉल टिपिनार्ड जो हैं उन वो फ्रेंच थे, फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने इस टर्म को फिर आगे इवॉल्व करके कहा क्रिमिनोलॉजी। तो ये इसके एवोल्यूशन है और इसके बाद अगर ब्लैक लॉज़ डिक्शनरी को चेक करें तो वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर एंड लॉ एनफोर्समेंट। चलते हैं जी आगे, क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी दरअसल है क्या? क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट? साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। और इस स्टडी के अंदर हम क्राइम के हवाले से क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं एक्सटेंट ऑफ नेचर ऑफ क्राइम को, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम को समझते हैं, कॉजेज़ ऑफ क्राइम को समझते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम को समझते हैं और रिएक्शंस टू क्राइम बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको हम समझते हैं। और फिर अगर हम कॉज ऑफ क्राइम को समझ जाएँ, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम को समझ जाएँ और अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की परफॉर्मेंस को समझ जाएँ, तो हम ईज़िली इसकी प्रिवेंशंस भी दे पाते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम समझते हैं कि प्रिवेंशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या हो सकती हैं और अगर हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएँ, तो फिर हम खुद भी प्रिवेंशंस देने के काबिल हो जाते हैं। सो क्रिमिनोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम। एक्सटेंट का मतलब ये है कि हाउ मच क्राइम इज़ देयर इन अवर सोसाइटी और नेचर से मुराद ये है कि व्हाट टाइप ऑफ क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड इन द सोसाइटी और कॉज ऑफ क्राइम से मुराद ये है कि लोग क्राइम करते ही क्यों हैं, व्हाई डू ऑफेंडर्स कमिट क्राइम और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम से मुराद ये है कि जब ये क्राइम किसी सोसाइटी में हो जाता है तो ये इस क्राइम के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं सोसाइटी के अंदर विक्टिम्स पे। विक्टिम मीन्स जिनके साथ क्राइम किया जाता है उन्हें कहते हैं विक्टिम, जिनको क्राइम के नतीजे में लॉस होता है उन्हें कहते हैं विक्टिम। और कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद है आफ्टर इफ़ेक्ट्स। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम से मुराद ये है कि द इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम्स ऑन सोसाइटी। और फिर इस क्राइम को रोकने के लिए पूरा एक सिस्टम एक सोसाइटी बनाती है जिसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, पुलिस, कोर्ट और प्रिजन्स। इनका काम है सोसाइटी के अंदर क्राइम को रोकना, तो इनकी फंक्शनिंग को भी देखा जाता है कि आया ये ठीक से प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं। अब जब ये सब चीज़ें हमें मालूम हो जाएँ तो हम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम भी दे सकते हैं कि सोसाइटी में क्राइम को अब रोकना कैसे है। होपफुली डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम समझें तो हमें इसका स्कोप समझ आ जाएगा कि भई आखिर हम स्कोप से मुराद ये है कि आखिर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते ही क्यों हैं? हम इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मालूम कर सकें कि क्राइम है क्या? और हम ये मालूम कर सकें कि इस क्राइम को कौन कमिट करता है, कौन लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? और फिर इसके अंदर हम ये समझते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, कैसा है,
कैसे फंक्शनिंग कर रहा है। तो स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्रिमिनोलॉजी की जो स्टडी है इसका जो फोकस है वो है स्टडी ऑफ क्राइम, स्टडी ऑफ दोज हु कमिट क्राइम और स्टडी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एंड पेनल सिस्टम। ठीक है जी। सो द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज वास्ट, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. It is okay to say there are three scopes of this social science, which is concerned about crime, how or why a crime is committed, control of crime. तो ये जो क्रिमिनोलॉजी है इसके तीन मेन स्कोप्स हैं। सबसे पहला स्कोप है क्राइम, ठीक है, और फिर दूसरा स्कोप इसका ये है कि इसके अंदर जो स्टडी किया जाता है, दूसरा स्कोप ये है कि कौन लोग क्राइम कमिट करते हैं और वो क्यों क्राइम कमिट करते हैं, और फिर तीसरा स्कोप इसका ये है कि हमने क्राइम को रोकना कैसे है। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। तो मेन फोकसेस जो हैं, प्रोमिनेंट फोकसेस क्रिमिनोलॉजी के, वो क्या-क्या हैं कि इससे पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम्स क्या है किसी सोसाइटी में, और किस सोसाइटी के किन एरियाज़ में किस लोकेशन में क्राइम हो रहा है, लोकेशन ऑफ क्राइम, और फिर कॉज़ क्या है उसका, क्यों हो रहा है क्राइम और किस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं, और फिर सोशल एंड इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम कि ये जो क्राइम हो रहा है इसे किसी इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इसका, और पूरी सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम सोशल रिएक्शन टूवर्ड्स क्राइम को भी स्टडी करते हैं, और फिर इंडिविजुअल्स के रिएक्शंस को भी स्टडी करते हैं इसके अंदर, और फिर हम इसमें गवर्नमेंटल रिएक्शंस टूवर्ड्स क्राइम को भी स्टडी करते हैं। सो क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करता है, जो शख्स क्रिमिनोलॉजी को पढ़ लेता है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट कहलाता है। सो क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करता है, क्रिमिनोलॉजिस्ट एग्जामिन a variety of related areas including characteristics of people who commit crime. सबसे पहले क्रिमिनोलॉजिस्ट ये देखता है कि वो जो लोग क्राइम करते हैं उनके अंदर क्या खासियतें हैं, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरा फिर रीजंस व्हाई पीपल कमिट क्राइम, आखिरकार ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पे किसी इंसान को क्राइम करना पड़ रहा है, और फिर इसके बाद ये देखा जाता है कि इफ़ेक्ट ऑफ क्राइम क्या है इंडिविजुअल्स पे या कम्युनिटीज़ पे, और फिर क्रिमिनोलॉजिस्ट ये भी देखता है कि क्या क्या मेथड्स सजेस्ट किए जाएं जिनकी वजह से क्राइम को रोका जा सकता है। होपफुली क्रिमिनोलॉजिस्ट का रोल भी आपको समझ आ गया होगा। तो इस जो क्रिमिनोलॉजी है इसके जो फादर हैं मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के, इनका नाम है सीज़रे लोम्ब्रोसो। सीज़रे लोम्ब्रोसो एक इटालियन फिजिशियन भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे, तो वी कैन से दैट ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट। तो सोशल साइंसेस के अंदर इनका बड़ा काम है क्रिमिनोलॉजी को लेके। तो सीज़रे लोम्ब्रोसो का जो लाइफ स्पैन है वो 1835 से लेकर 1909 तक है। सो इन्होंने लेट 19th सेंचुरी में क्रिमिनोलॉजी के ऊपर वर्क किया, और फिर ये फादर कहलाए क्रिमिनोलॉजी के। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है लोगों को इन दो नामों में, सीज़रे लोम्ब्रोसो और सीज़रे बेक्केरिया को लेके, क्योंकि सीज़रे बेक्केरिया ने पहली थ्योरी दी थी क्राइम को लेके, जिसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है, हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन की थ्योरी भी कहा जाता है। तो सीज़रे बेक्केरिया जो हैं वो क्रिमिनोलॉजी के फादर नहीं हैं। सीज़रे लोम्ब्रोसो जो हैं वो क्रिमिनोलॉजी के फादर हैं, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है जी। और जो सीज़रे बेक्केरिया हैं वो मॉडर्न क्रिमिनल लॉ के फादर हैं, ठीक है जी। सीज़रे लोम्ब्रोसो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के फादर हैं, और सीज़रे बेक्केरिया मॉडर्न क्रिमिनल लॉ के फादर हैं, क्रिमिनल जस्टिस के फादर हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉन बेसलर, बेक्केरियाज वर्क हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इन्होंने अपनी थीरीज दी थी। सो वो क्रिमिनल जस्टिस के फादर हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सीज़रे लोम्ब्रोसो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के फादर हैं, और सीज़रे बेक्केरिया मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के फादर हैं। अगर हम क्रिमिनोलॉजी को समझना चाहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी दरअसल है क्या, तो हमें सबसे पहले क्राइम को समझना पड़ेगा, और अगर हमने क्राइम को समझना है तो हमें सबसे पहले एंटी सोशल और डेविएंट बिहेवियर्स को समझना पड़ेगा, और अगर डेविएंट बिहेवियर्स को अगर हमने समझना है तो हमें सोसाइटी को समझना पड़ेगा। तो आए हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझ लेते हैं कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी एक कंडीशन का नाम है, अ स्टेट ऑफ बीइंग
टुगेदर विद अदर पीपल। सोसाइटी से मुराद ये है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद जब इकट्ठे होकर रहते हैं किसी कॉज के तहत, ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है जी। सोसाइटी ये इन डिटेल तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है और इसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि हम क्राइम को समझना चाह रहे हैं तो हमें बस इतना सही मालूम होना चाहिए कि सोसाइटी क्या है। तो जब भी सोसाइटी कहीं पे इकट्ठी रह रही होती है तो वहाँ पे अनरिटन नॉर्म्स होते हैं उनके, कुछ शराइत होती हैं उनकी आपस में रहने की, कुछ तय कर लेते हैं वो कि एक दूसरे के साथ हमने कैसे रहना है, और फिर उसी की बेस पे कल्चर भी बनता है। तो नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से किसी भी सोसाइटी में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है और उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं क्या किसी भी सोसाइटी में रहते हुए दूसरे इंडिविजुअल से, और वो किस तरीके से रहना चाहता है या उस सोसाइटी के लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है। तो ये जो तरीक़ाकार है, ये जो शराइत हैं, इनको कहते हैं नॉर्म्स। और नॉर्म्स आर सोशल नॉर्म्स are expected standard or ways of being or doing things। सो ये क्या है? ये रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो स्पेसिफाई करते हैं किसी भी सोसाइटी में कि हाउ पीपल शुड बिहेव। ठीक है। तो जैसे हम एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इसको मेरे साथ इस तरह रहना चाहिए और इस तरह नहीं रहना चाहिए। अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारे साथ रह रहा है तो, और मैं भी उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरा उतर रहा हूँ, तो दरअसल हम एक दूसरे के साथ नॉर्म्स में रह के बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। और अगर ये नॉर्म्स किसी सोसाइटी में ना हो तो फिर वो सोसाइटी ग्रूम कर नहीं सकती है। सो ये अनरिटन रूल्स होते हैं, ये वो कवायद ज़वाबित होते हैं जो कि लिखे हुए नहीं होते हैं, लेकिन हर शख्स एक दूसरे से उनको एक्सपेक्ट करता है। जैसे हमारी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बच्चे अपने बड़ों से शफ़क़त एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर कोई बड़ा बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आता है तो बच्चे उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से बड़े छोटों से ओबीडियंस को एक्सपेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करते हैं, और ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हम फिर भी हम इस चीज़ को जानते हुए एक दूसरे को रिस्पेक्ट और शफ़क़त देते हैं, तभी जाके सोसाइटी चल पाती है। सो होपफुली आपको नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नॉर्म्स हेल्प टू क्रिएट ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। तो जिस सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स को फॉलो किया जाए वो सोसाइटी आपको एक तरतीब में नज़र आएगी, एक ऑर्डर में नज़र आएगी, और वहाँ वो स्टेबल भी होगी। लोग वहाँ से उस सोसाइटी को छोड़ के नहीं जाएंगे, उसमें रहना पसंद कर रहे होंगे। तो नॉर्म्स हेल्प करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। सो नॉर्म्स हेल्प टू क्रिएट ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। सो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी: शेकिंग हैंड्स व्हेन यू मीट समवन। नॉर्म्स हैं ये। नॉट इंटरप्टिंग समवन व्हेन दे आर टॉकिंग। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ये नॉर्म है। ठीक है जी। तो दूसरा, अराइव टू अपॉइंटमेंट ऑन टाइम। किसी भी अपॉइंटमेंट पे अगर आपने जाना है तो आप टाइम पे पहुँचें, ये नॉर्म है। ठीक है जी। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल ऑफ फूड। मुंह में खाना रख के बोलना नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। तो ये क्या है? ये एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सारी चीज़ें लिखी तो नहीं हुई हैं, लेकिन हम लोग इन सबको फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल्स हैं नॉर्म्स की। होपफुली नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। बिहेवियर क्या है जी? आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक्शन बिहेवियर है। ठीक है जी। ये जहन में रखिएगा। इंसान किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है वो उसका बिहेवियर है। इंसान ऊंचा बोलता है, ये उसका बिहेवियर है। इंसान आहिस्ता बोलता है, कम टोन में बोलता है, लोअर टोन में बोलता है, ये उसका बिहेवियर है। वो मिलते ही साथ लोगों से हाथ मिलाता है, ये उसका बिहेवियर है। हैंड शेक करना बिहेवियर है। इंसान का गुस्सा दिखाना बिहेवियर है। केयर करना बिहेवियर है। सो इंसान के तमाम एक्शंस उसके बिहेवियर कहलाते हैं। So, what is behavior? Behavior refers to the way in which an individual or group of individuals act, react, or respond to a particular situation or stimuli. Stimuli से क्या मुराद है? Stimuli से मुराद ये है कि कोई भी शख्स है, उसे अगर कोई भी एक्सटर्नल कोई भी चीज़ से महसूस होती है। एक्चुअली 5 सेंसेस इंसान के काम करते हैं, सुनने के, टच के,
फिर देखने का, फिर उसके बाद महसूस करने का, ठीक है? और स्मेल का, ये 5 सेंसेस आपके इंसान में होते हैं जो कि बाहर से सिग्नल्स लेते हैं। अगर आवाज़ है आपको सुनाई दे रही है कोई, तो वो आपके लिए स्टिमुलाई है। अगर कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है वो आपके लिए स्टिमुलाई है। अगर कोई चीज़ आपको टच हो रही है, गरम ठंडा, ये सब स्टिमुलाई हैं, ठीक है? अगर कोई आपसे बात कर रहा है, जो अल्फ़ाज़ आप सुन रहे हैं वो आपके लिए स्टिमुलाई हैं। उनको सुनने के बाद आप क्या रिएक्ट करते हैं, उसे महसूस करने के बाद आप क्या रिएक्ट करते हैं कि और आप क्या एक्शन परफ़ॉर्म करते हैं या आपका रिस्पॉन्स क्या है, तो ये आपका बिहेवियर है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि बिहेवियर रेफर्स to the way in which an individual or group of individuals act, react, or respond to a particular situation or stimuli. So, behavior can take many forms, including verbal and non-verbal communication. वर्बल कम्युनिकेशंस वो कम्युनिकेशंस हैं जो आप ज़ुबान से बोल के करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आप इशारों से करते हैं। तो ये दोनों के दोनों ही बिहेवियर हैं। बिहेवियर कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिजिकल एक्शन एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी आपका बिहेवियर है, ठीक है जी? तो बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स। तो आपका जो बिहेवियर है वो ऐसे ही नहीं शेप हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से आप एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, ठीक है जी? तो किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है, उसको जब हम समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये इसके ऊपर कौन-कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिसकी वजह से इस तरह से बिहेव कर रहा है, सच एज़ जेनेटिक्स। अब इस जेनेटिक्स क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसको कैसे वो किस माहौल में बड़ा हुआ है, वो किस कल्चर से आया है, और उसके सोसाइटल नॉर्म्स क्या रहे हैं जिस सोसाइटी में वो रहा है। इन सब ये सब चीज़ें उसके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करती हैं। लाइक एनवायरमेंटल कंडीशंस भी, इवन एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इंसान के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है जी? सो बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स सच एज़ जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग, कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। इट कैन आल्सो बी शेप्ड बाय लर्निंग एंड कंडीशनिंग प्रोसेस। ओके, तो इस बिहेवियर को आप मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म के बिहेवियर को मॉडिफ़ाई भी किया जा सकता है थ्रू लर्निंग एंड कंडीशनिंग। लर्निंग तो आप समझ रहे हैं, उसको कुछ सिखाया जाए, और कंडीशनिंग कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई चीज़ सिखाई जाए, उसे कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है जी? तो थ्रू लर्निंग एंड कंडीशनिंग इंसान के बिहेवियर को शेप भी किया जा सकता है। सो ये बहुत ज़रूरी है, ये टॉपिक पढ़ना बिहेवियर का। अगर आपको समझ आ गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अदरवाइज़ मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूँगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो क्राइम को, क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। एंटी सोशल बिहेवियर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर अगर आपको समझ आ गया तो एंटी सोशल बिहेवियर भी समझ आ जाएगा। अगर हम सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे बिहेवियर को सोशल बिहेवियर कहा जाएगा, और अगर हम नॉर्म्स को सोसाइटी में रहते हुए फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बिहेवियर को एंटी सोशल या डेविएंट बिहेवियर कहा जाएगा। सो एंटी सोशल बिहेवियर रेफर्स टू एनी एक्शन दैट कॉज हार्म, अलार्म और डिस्ट्रेस टू अदर्स। हमारे ऐसे एक्शंस जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते हों, लोगों को नुकसान पहुंचता हो, वो किसी सोसाइटी में रहते हुए, तो हमारे वो एक्शंस एंटी सोशल एक्टर्स, हमारे वो बिहेवियर्स एंटी सोशल बिहेवियर्स कहलाएंगे। सो दिस कैन इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स। तो इन एंटी सोशल बिहेवियर्स में कौन कौन से बिहेवियर्स हो सकते हैं? सच एज वर्बल एब्यूज़, ठीक है जी? किसी को तंग, वर्बल अब्यूज़ गालियाँ देना, किसी को तंग करना, बुलिंग, तंग करना, हिटिंग, किसी को मारना पीटना, एग्रेसिव एक्शंस लेना, किसी की प्रॉपर्टी को छीन लेना, चोरी कर लेना, वेंडलिज़्म, ठीक है? और फायर्स, किसी को आग लगा देना, किसी की प्रॉपर्टी को तबाह कर देना, वेंडलिज़्म, फायर सेटिंग, आग लगा देना, ठीक है? ये तमाम चीज़ें एंटी सोशल बिहेवियर्स हैं। सो एंटी सोशल बिहेवियर्स कैन बी कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो इस एंटी सोशल बिहेवियर को कोई एक इंडिविजुअल भी परफॉर्म कर सकता है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल भी इसको परफॉर्म कर सकता है, एंड कैन अकर इन वेरियस सेटिंग्स। और ये किसी भी तरीके से हो सकता है, सच एज़ इन पब्लिक स्पेसेस और विद इन अ कम्युनिटी। तो ये किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर भी हो सकता है, किसी कम्युनिटी के अंदर भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के साथ भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं, और ये तमाम एक्टिविटीज़ एंटी सोशल बिहेवियर कहलाती हैं। होपफुली एंटी सोशल बिहेवियर आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं जी। डेविएंट बिहेवियर क्या है? डेविएंट बिहेवियर रेफर्स टू एनी बिहेवियर दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी आउटसाइड ऑफ नॉर्म्स
और एक्सपेक्टेशंस ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी और सोशल ग्रुप, कि आपसे सोसाइटी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उस सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मैं तो नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं करता, तो फिर उसके नतीजे में जो आपका बिहेवियर शेप होता है उस बिहेवियर को डेविएंट बिहेवियर कहा जाता है। सो होपफुली आपको डेविएंट बिहेवियर समझ आ गया होगा। तो डेविएंट बिहेवियर में क्या चीज़ें हैं? दिस कैन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स सच एज रेप, मर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस, रॉबरी, असॉल्ट, आर्सन, फ्रॉड और ड्रग अब्यूज़। आगे चलते हैं जी। समझने के लिए डेविएंट बिहेवियर इज़ ऑफन व्यूड एज प्रॉब्लमेटिक एंड अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो डेविएंट और एंटी सोशल बिहेवियर्स हैं, आपको अगर इन्हें समझ आ गए हैं तो आपको ये समझ आ गई होगी कि ये जो डेविएंट बिहेवियर्स हैं ये प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं सोसाइटी के लिए और अनएक्सपेक्टेबल भी होते हैं। इनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है एंड कैन रिजल्ट इन सोशल डिसअप्रूवल। और फिर इस क्योंकि ये सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है तो सोसाइटी इन एक्शंस को डिसअप्रूव करती है, ये स्टिग्मा का बायस बनते हैं और फिर इसी वजह से इनको रोकने के लिए लीगल सैंक्शंस लगाई जाती हैं। ठीक है जी। सो व्हाट इज़ कंसिडर्ड डेविएंट बिहेवियर कैन वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड टाइम पीरियड्स। तो ये जो डेविएंट बिहेवियर्स हैं ना, एक बात आपको समझनी पड़ेगा कि डिफरेंट सोसाइटी के अंदर डिफरेंट बिहेवियर्स को डेविएंट कहा जाएगा। अगर कोई बिहेवियर मेरी सोसाइटी के अंदर डेविएंट है तो ज़रूरी नहीं है किसी और सोसाइटी के अंदर भी ये यही सेम एक्शन जो है वो डेविएंट बिहेवियर होगा। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर शराब पीना एक डेविएंट बिहेवियर है, लेकिन अगर अमेरिका में जाके हम देखें तो वहाँ उस सोसाइटी के लिए डेविएंट बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है क्योंकि लॉज सोसाइटी के नॉर्म्स को देख के बनाए जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक शराब पीना एक डेविएंट बिहेवियर है, जबकि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर शराब पीना एक डेविएंट बिहेवियर नहीं है। तो वहाँ पे लॉ डिफरेंट होगा शराब को लेके और यहाँ पे लॉ डिफरेंट होगा। तो आए अब हम लॉ को भी समझ लेते हैं। लॉ रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, लेकिन इससे पहले एक बात को समझना ज़रूरी है कि देखें अगर सोसाइटी के अंदर लोग नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं फिर इट्स वैलिड वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ समझ ली है कि इंसान जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है वो अगर नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हैं तो वो एंटी सोशल और डेविएंट एक्टिविटीज़ हैं और वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और सोसाइटी जो है वो ऐसे एक्शंस को, ऐसे बिहेवियर्स को और ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है। तो अगर सोसाइटी को हमने अच्छे से चलाना है तो उसके लिए सोसाइटी को क्या करना पड़ता है कि उन बिहेवियर्स को रोकने के लिए कोई इकदाम करना पड़ेंगे। तो इन इकदामात में जो पहला कदम उन्हें उठाना है वो क्या करना है, वो एक लॉ बनाना है। तो लॉ क्या होता है? लॉ असल में सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल्स तय किए जाते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स तय किए जाते हैं किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स को गवर्न करने के लिए, उनके बिहेवियर को गवर्न करने के लिए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं और बताया जाता है कि इंटरेक्शन आपने किस तरीके से करना है सोसाइटी के मेंबरान से, एक दूसरे से आपने मिलना जुलना कैसे है, उनके साथ रहना कैसे है, इसके लिए उनको गवर्न करने के लिए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर इन रूल्स और बिहेवियर प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स भी करती है स्टेट। सोसाइटी के जो बड़े हैं वो इसको इनको इन्फोर्स भी करती है, ठीक है। और ये सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स उस सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा होते हैं, ये रिटन में होते हैं, ठीक है जी। तो दीज रूल्स एंड रूल्स आर इन्फोर्स्ड बाय स्टेट और अदर ऑथराइज्ड एंटिटीज़ एंड आर डिज़ाइंड टू प्रमोट ऑर्डर, जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो ये डिज़ाइन से मुराद ये है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं आपके किसी भी सोसाइटी में, ठीक है। तो किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो होगा रूल, ठीक है जी, लॉ होगा वो। जैसे पाकिस्तान का लॉ जो है, पाकिस्तान की सोसाइटी का जो लॉ है वो है पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड। सो वो लॉ है पाकिस्तान में रहने का, उसके सोसाइटी के मेंबरान का। तो लॉज कैन एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज सच एज क्रिमिनल बिहेवियर, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। द प्राइमरी पर्पज ऑफ लॉ क्या है? प्राइमरी पर्पज ऑफ लॉ ये है कि इट इज़ टू मेंटेन social order and ensure the individual and groups are held accountable for their action। तो लॉज बनाने का पर्पस क्या है? ताकि अवाम को पता चले कि अगर हम कोई एंटी सोशल बिहेवियर अपनाएंगे
कोई डेविएंट बिहेवियर हम परफॉर्म करेंगे तो हम अकाउंटेबल हैं, हमसे पूछताछ की जा सकती है, तो लॉ इसलिए बनता है। ठीक है जी। सो दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स। तो इस लॉज बनाने का एक और पर्पस ये भी है कि इंडिविजुअल राइट्स को, सोसाइटी में रहने वाले मेंबरान के राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जा सके। ठीक है, और फिर एक कॉमन गुड भी क्रिएट की जा सके सोसाइटी में। सो लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। तो जब ये लॉ बनते हैं कि सोसाइटी में, तो वो एक फ्रेमवर्क होता है, एक ज़ाब्ता होता है जिसके तहत अगर कोई डिस्प्यूट्स हो भी गए हैं तो उन लॉज के तहत उनको सॉल्व किया जा सकता है, इंश्योरिंग दैट दे आर रिजॉल्व्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। सो लॉ एक डायनेमिक फील्ड है जो कि इवॉल्व होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, उसके नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो साथ साथ लॉज भी चेंज होते रहेंगे। सो होपफुली आपको लॉ समझ आ गया होगा। अब लॉ जो है लॉ डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है जी। मतलब एक लॉ तो हो गया, ठीक है, लॉ तो समझ आ गया कि लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लॉ प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकते हैं, बैंकिंग को लेके भी हो सकते हैं, कॉरपोरेशंस को लेके भी लॉज हो सकते हैं। तो जो चीज़ प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे जो लॉज, वो प्रॉपर्टी लॉज कहलाएंगे। जो लॉज बैंकिंग के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे वो बैंकिंग लॉज कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई फैमिली मैटर्स को डील करने के लिए हैं तो फैमिली लॉज होंगे। ठीक है, सिविल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए तो सिविल लॉज होंगे। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ बनेगा तो उसे क्रिमिनल लॉ कहेंगे। तो हमारा कंसर्न बेसिकली क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्रिमिनल लॉ के साथ है। तो क्रिमिनल लॉ को समझने से पहले हमें क्राइम को समझना पड़ेगा। तो क्राइम क्या है? क्राइम एक इल्लीगल एक्शन है। ठीक है, लेकिन इल्लीगल होना ही काफ़ी नहीं है क्राइम होने के लिए। किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी बिहेवियर का इल्लीगल होना काफ़ी नहीं है क्राइम की डेफिनेशन में पूरा उतरने के लिए। क्राइम की डेफिनेशन पे कोई भी एक्शन तब पूरा उतरेगा जब वो पनिशेबल बाय लॉ भी होगा। सबसे पहले वो इलीगल एक्शन होगा और फिर ऐसा इलीगल एक्शन होगा जो कि पनिशेबल बाय लॉ भी हो, तब जाके वो एक्शन क्राइम कहलाएगा। सो क्राइम इज़ एन इलीगल एक्शन और एक्टिविटी फॉर विच अ पर्सन कैन बी पनिश्ड बाय लॉ। ठीक है जी। तो क्राइम इज अ बिहेवियर दैट वायलेट्स ऑफिशियल लॉ एंड इज पनिशेबल थ्रू फॉर्मल सैंक्शंस। सो क्राइम क्या है? एन एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड एंड पनिश्ड बाय लॉ। सो क्राइम के लिए तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ठीक है, क्राइम की डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले तो वो एक अनलॉफुल एक्ट हो, यानी कि ऐसा एक्ट हो जो कि लॉ को वायलेट करे। दूसरा ज़रूरी है कि वो पनिशेबल बाय स्टेट भी हो, कि स्टेट उसको उस लॉ के तोड़ने की सूरत में, वायलेट करने की सूरत में पनिशमेंट भी दे। और फिर डिटरमाइंड बाय द क्रिमिनल कोड ऑफ द कंट्री, और फिर ये क्रिमिनल कोड के अंदर लिखा भी हो किसी भी स्टेट के। जैसे पाकिस्तान का मैंने अभी आपको बताया कि जो पाकिस्तान का जो कोड है वो पीपीसी है, और फिर जो क्रिमिनल कोड है वो सीआरपीसी है। ठीक है जी। उसको हम बाद में अगली वीडियोज़ में समझेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्राइम की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो अगर आपको क्राइम समझ आ गया है तो फिर क्रिमिनल भी समझ आना चाहिए। तो क्रिमिनल कौन होगा? जो क्राइम परफॉर्म करेगा, जो ऐसे लॉज को वायलेट करेगा, जो कि सोसाइटी के ऐसे लॉज हैं जिन्हें वायलेट करने से उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। ऐसे शख्स को, जो वो इन एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जिन एक्शंस के नतीजे में, जिस बिहेवियर के नतीजे में, उसके किसी बिहेवियर और एक्शन के नतीजे में कोई ऐसा लॉ वायलेट हो रहा है जिसके नतीजे में उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो ऐसे शख्स को क्रिमिनल कहा जाएगा। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्ड क्रिमिनल इज समवन हु कमिट्स ऑफेंडिंग बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी। तो होपफुली आपको क्रिमिनल की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। अब सॉरी, अगर आपको क्रिमिनल की डेफिनेशन समझ आ गई है, या क्रिमिनल के बारे में आपको पता चल गया कि क्रिमिनल किसे कहते हैं, तो फिर आपको क्रिमिनल बिहेवियर का भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने आपको इसी वजह से पहले बिहेवियर को समझाया कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है? एनी काइंड ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ और नॉर्म्स स्टेटेड बाय कम्युनिटी। अगर आपको बिहेवियर समझ आया है तो फिर आपको क्रिमिनल बिहेवियर भी समझ आ जाएगा। यानी कि आपका कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है, जो कि लॉ पनिशेबल बाय लॉ हो, ठीक है,
तो वो क्या कहलाएगा, वो क्रिमिनल बिहेवियर कहलाएगा। सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल थीरीज हैव बीन डेवलप्ड थ्रू सोशोलॉजिकल इंक्वायरी। मीन्स ये है कि जब सोसाइटी को स्टडी किया गया तो फिर नंबर ऑफ रीजंस, नंबर ऑफ कॉजेज मालूम हुए कि इंसान ये क्रिमिनल बिहेवियर उसका बनता कैसे है। मैंने आपको बताया था ना कि बिहेवियर कैसे बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्रिमिनल बिहेवियर भी बाकी तमाम बिहेवियर्स की तरह क्रिमिनल बिहेवियर भी बनता है। या तो वो सोसाइटी में इन्वायरमेंट में किसी इन्वायरमेंट के थ्रू बनता है, सोशल कंडीशन के थ्रू बनता है, या इनहेरिटेंस की वजह से बनता है, या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बनता है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बनता है। और ऐसा भी मुमकिन है कि उसको लर्न करवाया गया हो, कंडीशनिंग की गई हो। अगर क्रिमिनल बिहेवियर को समझना है तो आप पीछे बिहेवियर वाला जो हमने अभी पार्ट पढ़ा है अभी, ठीक है, उसको दोबारा से सुन लें रिवाइंड करके, और मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। उसको आप देख लें और फिर आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये बिहेवियर है, ठीक है, सही है जी। Behavior refers to the way in which an individual or group of individual act, react और respond। ठीक है, ये कैसे बनता है, किस इसके ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है, किसी भी बिहेवियर के शेप होने में। बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स सच एज जेनेटिक्स, upbringing, cultural and social norms and environmental conditions। It can also be shaped by learning and conditioning processes। ठीक है जी। तो अब कोई भी बिहेवियर जो है वो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से, एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस के नतीजे में, जेनेटिक्स के नतीजे में, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के नतीजे में शेप होता है। इस और या फिर लर्निंग होती है उसकी, ठीक है, या फिर कंडीशनिंग के थ्रू बनता है। तो ऐसा कोई बिहेवियर जो इंसान का किसी लॉ को वायलेट करे, जिसके नतीजे में सज़ा हो सकती हो, ऐसे बिहेवियर को क्रिमिनल बिहेवियर कहा जाता है। और उस ये क्यों बनता है, ये असल काम है क्रिमिनोलॉजिस्ट का। क्रिमिनोलॉजी पढ़ने वालों की असल ड्यूटी क्या है, उनका असल स्कोप क्या है, उनकी ड्यूटी ये है कि वो ये मालूम करें कि किसी भी इंसान का क्रिमिनल बिहेवियर आखिर क्यों बन रहा है किसी सोसाइटी के अंदर। तो जब वो अपने रीजनिंग करता है, बताता है कि क्यों बनता है, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन है क्रिमिनल बिहेवियर के हवाले से। तो उन एक्सप्लेनेशंस को थीरी कहा जाता है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल थीरीज हैव बीन डेवलप्ड थ्रू सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। मीन्स कि एक बहुत सारी क्रिमिनल बिहेवियर के हवाले से थीरीज, एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं कि और दी गई हैं कैसे, सोशल इंक्वायरी के थ्रू, यानी कि सोसाइटी के ऊपर रिसर्च करने के बाद कि आखिरकार ये क्रिमिनल बिहेवियर बनता कैसे है। ठीक है। सो दीज थीरीज हैव जनरली asserted the criminal behavior is a normal response to biologically and psychologically normal individuals to a particular kind of social circumstances। So understanding the causes and motivations behind criminal behavior is a key focus of criminology। अब आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा क्रिमिनल बिहेवियर, और हम क्रिमिनल बिहेवियर को पढ़ते क्या हैं, क्यों हैं क्रिमिनोलॉजी में, वो भी आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में काइंडली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। सो क्रिमिनलिटी क्या है, आपने क्राइम को समझा, फिर क्रिमिनल को समझा, फिर क्रिमिनल बिहेवियर को समझा। अब क्रिमिनलिटी क्या है, ये इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बीच किसी भी इंसान की। ठीक है, ये खासियत है किसी इंसान की कि वो क्रिमिनल बिहेवियर को ऑप्ट किए हुए ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी। तो स्टेट ऑफ बीइंग क्रिमिनल क्रिमिनलिटी कहलाती है। बिहेवियर दैट इज़ कंट्ररी टू अ फॉरबिडन एंड क्रिमिनल लॉ क्या क्रिमिनलिटी है। तो क्रिमिनलिटी रेफर्स टू अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्ट दैट इज़ इंक्लाइंड टू कमिट क्राइम्स। यानी कि आपका झुकाव किस साइड पे, अगर किसी शख्स का झुकाव क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्रिमिनलिटी है। सही है। तो क्राइम रेफर्स टू एन एक्ट and criminality refers to the propensity and inclination to engage in criminal or antisocial acts। ठीक है। तो क्रिमिनलिटी क्या है, ये किसी भी इंसान की खासियत है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म करने की। होपफुली आपको क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो हाँ, क्राइम्स के टाइप्स को भी देख लेते हैं। सोसाइटी में क्राइम्स किस किस टाइप के होते हैं। इन क्रिमिनोलॉजी क्राइम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। तो डिफरेंट क्राइम्स को हम उनकी
इंटेंसिटी के हिसाब से और उनकी टाइप्स को लेके और किस किस्म के लॉस वो सोसाइटी को पहुंचाते हैं, उन सब को लेके फिर हम कैटेगराइज कर लेते होते हैं, ठीक है जी। और उनकी नेचर को लेके, ठीक है, और उनकी सेवरिटी को लेके, इसके मतलब कितना सीरियस हैं वो, उनकी सीरियसनेस को लेके हम उनको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, और क्लासीफाई करते हैं। तो जो कॉमन टाइप्स हैं, जो कॉमन क्लासिफिकेशंस हैं, उनको समझ लेते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ़ क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपके समझने के लिए कुछ कैटेगरीज आपको बता देते हैं। वायलेंट क्राइम्स हैं, वायलेंट क्राइम्स वो क्राइम्स हैं, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे क्राइम्स होंगे, ठीक है जी। वायलेंट क्राइम्स के अंदर जिनके अंदर वायलेंस किया जाता हो, किसी को मारा पीटा जाता हो, किसी की प्रॉपर्टी को जला दिया जाता हो, किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाया जाता हो, गन पॉइंट के ऊपर कोई क्राइम किया जा रहा है, किसी को मार धाड़ की जा रही है, किसी को हैरेस किया जा रहा है, ये सारे वायलेंट क्राइम्स हैं। प्रॉपर्टी क्राइम्स वो क्राइम्स हैं जिनके अंदर किसी को किसी किसी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाए। वाइट कॉलर क्राइम्स क्या हैं? वाइट कॉलर क्राइम्स वो क्राइम्स हैं जिनके अंदर पावरफुल लोग, ठीक है, अथॉरिटेटिव लोग अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर को यूटिलाइज करते हुए फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स करते हों, इकोनॉमिकल गेन के लिए अपने स्टेटस को यूज़ करते हों, करप्शन करते हों, तो वो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या हैं? बहुत सारे क्रिमिनल्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ऑर्गेनाइजेशन बना के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करके क्राइम करते हों, तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कहलाएंगे। और कंसेंसुअल और विक्टिमलेस क्राइम्स कौन से हैं? वो क्राइम्स जिनके नतीजे में कोई शख्स विक्टिमाइज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स शराब पीता है तो वो किसी शख्स को विक्टिमाइज नहीं कर रहा, लेकिन लॉ को तो वो वायलेट कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? क्रिमिनल तो कहलाएगा, और उसका ये एक्ट क्राइम भी कहलाएगा, लेकिन इसके अंदर विक्टिम कोई नहीं है। इसी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन है। प्रोस्टिट्यूशन के अंदर भी अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है तो वो किसी को लॉस नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वो कि सोसाइटी के कानून के मुताबिक पनिशेबल है। तो ये एक ऐसा क्राइम है जिसके नतीजे में उसको कोई शख्स विक्टिमाइज नहीं हो रहा है, तो इसमें भी कोई विक्टिम नहीं है। अगर कोई गैम्बलिंग हो रही है तो वहाँ पे भी कोई विक्टिम नहीं है। तो इस तरह से वो क्राइम्स, जिन क्राइम्स के नतीजे में कोई शख्स विक्टिमाइज ना होता हो, जो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाता हो, ऐसे क्राइम्स को विक्टिमलेस क्राइम्स कहेंगे। सो विद इन ये जितनी भी हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं, इन तमाम कैटेगरीज में और भी डिफरेंट क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। होपफुली आपको ये टाइप्स ऑफ क्राइम भी समझ आ गई होंगी। स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या हैं? ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा। स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या हैं कि इंसान, चार चीज़ें हैं, चार स्टेजेस होती हैं। कभी सबसे पहले क्राइम करने की इंसान की इंटेंशन होती है, फिर वो प्रिपरेशन करता है, फिर वो अटैम्प्ट करता है और फिर कमीशन करता है। कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले आपकी इंटेंशन होती है उसको करने की, फिर उसके बाद आप उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और फिर आप उस एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, और फिर आखिरकार आप उस काम को या तो कर जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी। अगर कर जाएंगे तो कमीशन हो जाएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी अटैम्प्ट फेल हो गई है, लेकिन अटैम्प्ट तो आपने की है। सो इसी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की भी चार स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो इंसान की इंटेंशन होती है, फिर उसके बाद उस क्राइम को परफॉर्म करने के लिए प्रिपरेशन करता है, और फिर वो अटैम्प्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कामयाब हुआ है या नहीं। अगर कामयाब हो गया तो कमीशन है, अगर नाकाम हो गया है तो फिर कहानी अटैम्प्ट पे वापस आ जाएगी और वो फेल हो जाएगी अटैम्प्ट। लेकिन अब ये जो चार स्टेजेस हैं ना, इसके अंदर से जो क्राइम की डेफिनेशन पे चीज़ें उतरती हैं, ये पहली दो चीज़ें इंटेंशन और प्रिपरेशन क्राइम की डेफिनेशन पे नहीं आती हैं, लेकिन अटेम्प्ट और कमीशन, ये दो चीज़ें जो हैं, ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ठीक है जी। सो द फर्स्ट टू स्टेजेस डू नॉट अट्रैक्ट एनी लायबिलिटी, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई सज़ा नहीं होगी आपको या किसी भी इंसान को जो ये क्रिमिनल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो क्राइम की डेफिनेशन पे आती ही नहीं है पहले दो स्टेजेस। लेकिन जो अटेम्प्ट है, एक्शन परफॉर्म्ड होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर वो कमीशन अगर वो हो ही गया, कामयाब भी हो गया है, तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये मतलब अगर फ़र्ज़ करें मर्डर एक क्राइम है, तो एक है इंटेंशन ऑफ मर्डर है किसी की, ठीक है जी। इरादा कत्ल है, आपने किसी को मारा, वो बच गया, ये इरादा कत्ल हो गया, यानी कि अटेम्प्ट हो गया आपका। लेकिन अगर वो
बंदा हलाक हो गया तो फिर आपने मार दिया, ठीक है जी। तो अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर कमीशन है, ठीक है, और अटेम्प्ट टू मर्डर अटेम्प्ट है। सो होपफुली स्टेजेस ऑफ क्राइम भी आपको समझ आ गई होंगी। So in criminology, crime is typically defined as any behavior that violates criminal law and is punishable by the state. इस definition को mind में रखिएगा कि any behavior that violates criminal law is called as crime and it should be punishable by the state. So वायलेट कर दिया है अगर आपने लॉ को तो क्राइम कमिट हो गया है, सही है जी। दिस इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्शन सच एज थेफ्ट, असॉल्ट, मर्डर एंड ड्रग ऑफेंसेस। द डेफिनेशन ऑफ क्राइम कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज एंड time period as it is influenced by culture and legal norms. However, in general, criminal behavior is viewed as harmful to individuals and society and is therefore subjected to legal sanctions. Hopefully, आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।